Digital Life presents Nation Wants to Know with Arnab Goswami, powered by Ravin, Gioni, Volkswagen Tiguan and Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance. मुख्यमंत्री जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. योगी जी, ये हमारा जो प्रोग्राम है नेशन वांट्स टू नो, इसका दूसरा एपिसोड है और मैं पिछले कई महीनों से ये चाह रहा था कि आपके साथ जो हमारे दर्शक हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुने. तो मैं पहले तो चाहूँगा कि आप खुलकर आज बोलें. लोग आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं. मुझे तो हमेशा सुनते हैं. पीपल वांट टू नो योर व्यूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने जो पहले 100 दिन में जो आपने किया. तो योगी जी, पहले आपको पूछना चाहूँगा कि 18 मार्च 2017 को किसी को उस समय, मतलब कई नाम थे, आपका नाम भी था मुख्यमंत्री के रेस में. और मैं उस समय रिपब्लिक टीवी, हमारी चैनल लॉन्च हुई नहीं थी और वेंकैया नायडू ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी MLAs की. और वहाँ पे बाहर लोगों ने शुरू किया कि देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, ये नारा लोग सुन रहे थे उस समय. तो उस समय आपको कब खबर मिली, किसने आपको फ़ोन किया और आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था उसको? ज़रा हमें 18 मार्च को क्या हुआ उसके बारे में बताइए. देखिए, मुझे 18 मार्च को पूर्वाह्न में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने इस बारे में उन्होंने कहा कि आपको यूपी में जाना है, वहाँ मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेनी है. इससे पहले 16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में मेरी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई थी. चुनाव के दौरान हम लोग कैंपेन में बहुत जगह थे और विभिन्न कार्यक्रमों में मुलाकात होती थी, लेकिन चुनाव के बाद 16 को हमारी पहली मुलाकात हुई थी. तो अध्यक्ष जी ने इस बारे में कहा कि कुछ बात करनी है, तो मैं गया था अध्यक्ष जी के पास. तो अध्यक्ष जी ने इस बारे में कहा कि आपको कोई जिम्मेदारी लेनी है. लेकिन मैं 17 को वापस गोरखपुर चला गया था और 17 को गोरखपुर जाने के बाद मैं गोरखपुर 4 बजे के आसपास पहुंचाऊंगा. लगभग 6 बजे के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं. मैंने कहा मैं गोरखपुर चला गया. तो उन्होंने कहा कि आपको तो दिल्ली रहना चाहिए था. तो मैंने पूछा, मैंने कहा कोई विशेष बात हो तो उन्होंने कहा नहीं, आप कैसे दिल्ली आ सकते हैं. तो क्योंकि शाम के 6 बज गए थे तो उस समय गोरखपुर से कोई भी साधन दिल्ली जाने का नहीं था. तो मैंने इस बारे में कहा, मैंने कहा यहाँ पे तो इस समय कोई साधन नहीं है. तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले दिन मैं एक चार्टर्ड भेज रहा हूँ, आप उससे आ जाना दिल्ली. मैं जैसे ही 11 बजे वहाँ पहुँचा तो अध्यक्ष जी ने मुझे इस बारे में अवगत कराया. उसके बाद 18 को ही फिर मुझे लखनऊ वापस आना पड़ा और 19 को फिर शपथ ग्रहण हुआ. रिएक्शन क्या था आपका? मेरा रिएक्शन क्या था, मैं एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ. किसी पद के प्रति आकांक्षी नहीं, लेकिन कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उससे पलायन का रास्ता भी नहीं अपनाता हूँ. प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ. बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में, देश भर में आपके बारे में, आपके इमेज के बारे में, आपके व्यक्तिगत तौर से आपके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है. और पिछले 100 दिनों में जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन लोग कह रहे हैं हुआ है, और मैं खुलकर आपसे सवाल पूछूंगा, आप बुरा न माने, सबसे बड़ा ट्रांजिशन जो हुआ है वो आपका हुआ है. जो प्रोफाइल पहले आपका था वो प्रोफाइल था कि फेस ऑफ हिंदू पॉलिटिक्स,
जो मैं कह रहा हूँ, जो आपका मार्च के पहले की जो आपकी छवि थी, फेस ऑफ हिंदू पॉलिटिक्स, अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। तो ये बहुत बड़ा चेंज ऑफ इमेज है। क्या ये डिलिबरेट है? क्या ये सच है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व विकास का विरोधी नहीं है। यह एक मैसेज स्पष्ट होना चाहिए। हिंदुत्व को सांप्रदायिकता के समकक्ष रखने का प्रयास क्यों हो रहा है? हिंदुत्व विकास का पर्याय है, समृद्धि का पर्याय है, सबका साथ और सबके विकास जी का द्योतक है, और उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इस बात को मैं मान रहा हूं, मगर ये भी होगा कि एक समय ये भी था जब लोग बीजेपी के अंदर लोग ये कहते थे कि जो योगी आदित्यनाथ जी के जो व्यूज हैं वो बीजेपी के अंदर भी ज़्यादा हार्डलाइन माने जाते थे। लोग कहते थे दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बीजेपी, मेन स्ट्रीम बीजेपी, दिस इज द हार्डलाइन पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब दिसंबर 2014 में आपने वो लव जिहाद का कैंपेन शुरू किया था, तब बीजेपी के कई लीडर्स थे, उन्होंने कहा था नहीं नहीं, ये कई लोकल लीडर्स का कैंपेन है, ये बीजेपी का नेशनल कैंपेन नहीं है। सुशील कुमार मोदी बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार में, उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट, योगी आदित्यनाथ इज़ नॉट द फेस ऑफ द बीजेपी। ये भी कहा था ही इज़ वन ऑफ द 40 कैंपेनर्स ऑफ द बीजेपी इन उत्तर प्रदेश। तो बीजेपी के अंदर भी आपके व्यूज़ पर योगी जी, आपको मानना पड़ेगा कि ऑपोजिशन थी। आज आप उस पर कैसे देखते हैं? हाउ डू यू लुक बैक ऑन इट? मैंने कहा ना, मैं क्या कर रहा हूं, हमारी सरकार क्या कर रही है, ये सबके सामने है जी। बिना भेदभाव के अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में जो हमारी पहचान थी, जो हम बोलते थे, आज हमने उसको साकार रूप करके दिखा दिया है। लेकिन जब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं तो लोगों को लगता है क्या ये परिणाम आने चाहिए, तब उनको आश्चर्य होता है। लेकिन हम लोग जो पहले कहते थे वही आज भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो है, मगर लोगों को आप में इंटरेस्ट है योगी जी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। जैसे मैंने आपको कहा, योगी आदित्यनाथ पे बहुत फोकस है, बहुत इंटरेस्ट है। लोगों ये जानना चाहते हैं कि 2014 में बीजेपी उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, और आपको याद होगा बीजेपी हार गई थी, और आपने खुद कहा था कि उस समय आपको कई सारे पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस नहीं किया कर सके थे, आपको रोका गया था, आपको रोका गया था, आपको रोका गया था। हमें उस समय की यहाँ की सत्ताधारी दल ने तमाम मीटिंगों की परमिशन नहीं दी। तमाम स्थानों पर मौसम के विपरीत परिस्थितियों के कारण भी हम लोग मीटिंग नहीं कर पाए थे। उस सब के बावजूद देखिए, उपचुनाव जो होते हैं लगभग सत्ताधारी दल के होते हैं, उसमें बहुत कम गुंजाइश होती है। उस सब के बावजूद बीजेपी ने कुछ स्थान प्राप्त किए थे। मुझे लगता है 5 से 6 स्थानों पर मैं गया था, बीजेपी 3 सीटों पर वहाँ जीती थी, उस समय जीती थी। लेकिन उन्हीं मुद्दों को जो पब्लिक से, देखिए हम लोग जो बात बोलेंगे, जो पब्लिक से बातें आएंगी छन करके, पब्लिक के बीच में जो हम कार्य करेंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी, जो पब्लिक की प्रॉब्लम है जी, आखिर उन्हीं मुद्दों को तो उठाएंगे हम लोग जी। आखिर हम लोगों को सत्ता में आने के बाद एंटी रोमो स्क्वाड का गठन करना पड़ा है, क्योंकि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मैं आ रहा हूँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये उसी की कड़ी थी। नहीं, इसको हम उसी के साथ जोड़ करके देख रहे हैं और उसी प्रक्रिया को हमने आगे तो जो आपको उस समय पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस नहीं किया करने दिया गया था, तो क्लियरली आपने ये माना था कि अंदर से आपका जो पोल स्ट्रैटेजी था आपका, उस पर काफ़ी आपको ऑपोजिशन बीजेपी के अंदर से ही मिली थी। देखिए, बीजेपी ने नहीं रोका था मुझे उस समय की समाजवादी पार्टी जो प्रदेश की सरकार थी उसने सभाओं में जाने से रोका था। तो इंटरनल ऑपोजिशन नहीं था? इंटरनल ऑपोजिशन नहीं था, मुझे तो हर जगह सभा के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ वो परमिशन नहीं देते थे। अंतिम समय में उसकी परमिशन कैंसिल कर देते थे। भाई लखनऊ की ही सभा, 5 बजे तक हमें परमिशन है, एकदम लिखित परमिशन दी जा रही है। मैं दिल्ली से जहाज में बैठ कर के लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गया हूँ, कैंसिल कर दी जा रही है। ये स्थितियाँ थी उस समय प्रदेश के अंदर।
लेट मी कम टू द लास्ट 100 डेज। 100 दिनों में कई सारे आपने डिसीशंस लिए हैं। थोड़े स्पेसिफिक्स में जाते हैं योगी जी, उन पे आपको सवाल पढ़ना चाहता हूँ। कई दिन पहले ये रिपोर्ट किया गया कि आपके जो गवर्नमेंट है, आपके जो यूपी के होम सेक्रेटरी अरविंद कुमार, उन्होंने कहा कि एक भयमुक्त एटमॉस्फेयर होना चाहिए। देयर शुड बी अ फियरलेस एटमॉस्फेयर टू फाइल केसेस, पुलिस केसेस विदाउट कंसिडरेशन फॉर रिलीजन और कास्ट। धर्म, जाति, समुदाय को बिना उसके बारे में मत सोचिए जब आप पुलिस केस फाइल करेंगे। और आपने भी खुद योगी जी, डायरेक्टर जनरल पुलिस चीफ्स को सबको कहा है कि एफआईआर आप फाइल कीजिए, आप धर्म के बारे में मत सोचिए। मैं डायरेक्टली आपको पूछना चाहता हूँ योगी जी, और देश आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब भी चाहेगी। क्या आप फील करते हैं कि आपने ये डायरेक्टिव जो दी कि धर्म और समुदाय के बारे में बिना सोचे आप केस फाइल कीजिए, इसलिए दी क्योंकि आपको लगा कि पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ केसेस फाइल नहीं किए जाते थे? देखिए, सरकार 22 करोड़ लोगों की है। पहले की सरकार के समय अपराध होते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। पहले दंगे होते थे, दंगाइयों को उस समय की सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाता था। पीड़ित थाने में जाता था, उसको भगा दिया जाता था, उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी। और मैंने पहले दिन ही, फर्स्ट डे ही हम लोगों ने इस बारे में कहा कि 100% एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। आप उसकी विवेचना करिए, जो दोषी हैं उसके खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई करिए। यह हम लोग उस अभियान का हमारा हिस्सा है जिसमें हम लोगों ने सबका साथ सबके विकास की बात कही। हम न्याय सबको देंगे, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। हम कार्रवाई प्रत्येक उस अभियान में करेंगे जहां पर हमें लगता है कि वह व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमें किसी जाति विशेष, किसी मत विशेष, किसी मजहब विशेष के कारण छूट मिल जाएगी, ये नहीं हो पाएगा और वह कार्रवाई। क्या पहले मजहब या धर्म विशेष पहले की सरकार के कारण लोगों को छूट मिलती थी? पहले की सरकार ने भेदभाव किए थे। उसने परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटा था। इस प्रकार का भेदभाव होता था, कार्रवाई नहीं होती थी, दंगा होता था, एक तरफा कार्रवाई होती थी। इस दौरान कम से कम एफआईआर लॉन्च हुई हैं, बराबर हुई हैं। 100% एफआईआर लॉन्च हुई है। कोई भी पीड़ित जाके एफआईआर लॉन्च करेगा, और अगर कहीं ये शिकायत मिली कि उस थाने में एफआईआर लॉन्च करने में कोताही बरती गई, नहीं की गई, तो जवाबदेही भी तय हो रही है। तो पहले 100 दिनों में आपने कई सारे डिसीशंस लिए, और ये मुझे लगा जब मैं देख रहा था उन डिसीशंस को योगी जी, क्योंकि आपको मैं मिला भी था, उसके बाद मुझे लगा कि आप, कई लोग कह रहे थे बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीशंस हैं। इतने कंट्रोवर्शियल डिसीशंस योगी आदित्यनाथ पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ा डिसीजन था ये था इलीगल स्लॉटर हाउसेस, और अगर मेरी हिंदी ठीक है तो इलीगल अवैध बूचरखाने, अवैध बूचरखानों को लेके आपने डिसीजन ली। 1 हफ्ते के अंदर आपने ये बहुत बड़ी डिसीजन ली। अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि यही डिसीजन क्यों ली? सिर्फ इलीगल बूचर खानों को बंद करने की डिसीजन क्यों ली? इतने बड़े बड़े डिसीजंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कम्युनल पोलराइजेशन है, तो यही डिसीजन योगी आदित्यनाथ ने क्यों ली? क्योंकि वो एक तरह से हिंदू समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो है वो दिखाना चाहते थे कि वो मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करेंगे। यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट को क्या कहते? तुष्टीकरण। हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। आप भी तो ये मानेंगे कि वही आपका टारगेट था? देखिए, हमने कोई भी निर्णय जो लिए हैं वो बिना किसी भेदभाव के, किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी जाति या किसी मत और मजहब को ध्यान में रख के नहीं लिए हैं। प्रदेश के व्यापक हित में जो आवश्यकता, हमने उसके अनुसार निर्णय लिए हैं। हमने केवल अवैध बूचड़खानों को भी बंद नहीं किया, हमने अवैध माइनिंग भी रोकी है। हमने प्रदेश के अंदर अवैध वन कटान को भी रोका है। हमने प्रदेश के अंदर उन अवैध रूप से माफियाओं के द्वारा जो सार्वजनिक और सरकारी भूमि पे कब्जा किया जा रहा था उसको भी रोका है। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है।
चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की है। इसमें इलीगल स्लॉटरिंग के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई की, क्योंकि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के उसके संबंध में डायरेक्शन आ चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने तो फरवरी 2017 में ही इलीगल स्लॉटर हाउसेस के बारे में अपना एक डायरेक्शन जारी किया था। हमने उस का संदर्भ लेकर के कि आप इसका पालन करें और इस पर कार्रवाई करें। मुझे लगता है कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए आवश्यक है कि न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन भी यथासमय होना चाहिए, प्रभावी ढंग से होना योगी जी, मैं आपके संदर्भ के बारे में भी सवाल नहीं उठा रहा। आपने जो दिशा दी, आपने जो निर्णय लिया, उसके बारे में नहीं पूछ रहा मैं, मगर मैंने जो सवाल आपको पूछा उससे आप थोड़ा सा नहीं, आपने अवॉइड किया मेरे सवाल को। अवॉइड नहीं, मैं किसी चीज को अवॉइड नहीं कर रहा हूं। थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। इलीगल स्लॉटरिंग में केवल एक मजहब विशेष के लोग हैं, मुझे लगता है आपकी सोच ही गलत है। इसमें तो तमाम हर प्रकार के लोग हैं, दोनों तबके के लोग हैं। अगर वह मानकों को, एनजीटी के मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम अपने अधिकारियों को या सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा होने देंगे। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि इलीगल स्लॉटरिंग यूपी के अंदर हम नहीं होने देंगे। नहीं, वर यू ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू द मुस्लिम कम्युनिटी? हमने किसी, आप मुस्लिम समुदाय को एक मैसेज तो भेज रहे थे। हमने किसी के लिए मैसेज नहीं दिया है। हमारी कार्रवाई बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से हुई है। मुस्लिम अपीजमेंट, जो मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके बारे में आपके क्या राय है? देखिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं होना चाहिए। यही सच्चा लोकतंत्र है। हम उस सच्चे लोकतंत्र के हिमायती हैं जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को विकास, हर व्यक्ति को न्याय और हर व्यक्ति को समान रूप से कानून का लाभ दे सके। तो क्या अखिलेश यादव के सरकार ने मुस्लिम अपीजमेंट यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की आपका क्या व्यू है इस पर? ये जनता का जनादेश इस ओर इशारा करता है कि पिछली सरकारों ने क्या किया। जो दूसरा डिसीजन है आपका, और एक के बाद एक आप कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ले रहे थे लोगों को, दूसरा डिसीजन है एंटी रोमियो स्क्वाड। वो भी कई दिन आप मुख्यमंत्री बने, उसके साथ ही आपने डिसीजन लिया एंटी रोमियो स्क्वाड्स का। आपने कहा कि आप जो है औरतों का हैरेसमेंट बंद करना चाहते हैं, जो औरतों को तंग करते हैं लोग, बंद करना चाहते हैं। मगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी जरूरत क्या है? अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, जो रोमियो होना चाहता है वो रोमियो हो, जो जूलियट होना चाहते हैं वो जूलियट हो। इसमें सरकार की क्या भूमिका है और इसमें सरकार को अंदर आने की क्या जरूरत थी? आप मुजफ्फरनगर दंगे की तह में कभी गए? अगर आपने प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर 450 से अधिक दंगों की पृष्ठभूमि में आप गए होते, तो ज़्यादातर मामलों में बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, उनका जबरन अपहरण, ये घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार रही हैं। शासन प्रशासन मौन बना रहा। इन सब घटनाओं को, इस प्रकार की किसी भी हरकत को रोकना है तो हमें उसकी तह में जाना पड़ेगा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों को ये महसूस हुआ, हम कहीं जाते थे, किसी परिवार में कभी बैठने का अवसर मिलता था, तो परिवार की महिलाओं के द्वारा एक ही बात हमसे कही जाती थी, वो कही जाती थी कि बालिकाएं सुरक्षित नहीं। बहुत सारे परिवारों ने अपनी बालिकाओं को पढ़ने के लिए नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया, जिनके पास साधन थे उन्होंने हॉस्टल में भेज दिया। एक सुरक्षा का इतना खतरा दिखाई दे रहा था। सरकार आई, हम लोगों ने इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का उल्लेख किया कि गवर्नमेंट आएगी, हम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे, और आते ही हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन यूपी के अंदर किया। एंटी रोमियो स्क्वाड गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे लगभग 13,55,000 से अधिक लोग चिन्हित हुए, जो लोग विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों के बाहर इस प्रकार की हरकतें करते हुए पाए गए। उसमें से हम लोगों ने 8 लाख से ऊपर लोगों को पहले छांटा कि भाई ये उनके बारे में कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के, उनके परिवार वालों को उनको सौंपा गया, उनको समझा बुझा करके भेजा गया।
5 लाख के आसपास ऐसे शिकायतें आई थी जहां परिवार के लोगों को उनको सौंपने की कार्रवाई हुई और जो बाकी थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। एक बड़ा अभियान था, वो अभियान रुका नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मैं घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, आपको डायरेक्टली पूछूंगा। आप डायरेक्ट पूछिए। मैं तो डायरेक्ट ही पूछता अब घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा। आपने पिछले 2-3-4 सालों से अगर आपके जितने राजनीतिक स्टेटमेंट्स है, आपके पॉलिटिकल करियर को कोई देखे, और मैंने काफ़ी स्टडी किया आपके पॉलिटिकल करियर को, तो आप देखेंगे कि आपने लव जिहाद के बारे में बहुत कुछ बोला है अबाउट इंटरफेथ कपल्स, हिंदू मुस्लिम कपल्स। योगी जी ये बताइए, आर यू अगेंस्ट हिंदूज मैरिंग मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स मैरिंग हिंदूज? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, is this anti-Romeo squad an extension of your anti-love jihad policy? जो आपका anti-love jihad policy थी उसकी extension है कि नहीं? इन 2 सवालों का आप मुझे सीधा जवाब दें। देखिए, अगर किसी कृत्य से समाज के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कोई संकट आता है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी और शासन को भी हाथ पे हाथ धरा रख करके नहीं बैठना चाहिए। हमारी जो गाइडलाइन थी एंटी रोमो स्क्वाड की, स्पष्ट थी कि अगर कोई लड़का लड़की सहमति से पार्क में बैठे हैं, आप नहीं छेड़ेंगे। राह चल रहे कोई बालक बालिका है, हो सकता भाई बहन भी हों, पुलिस नहीं छेड़ेगी। और जहां पर भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस के स्तर पर हुई, वहां पर शासन ने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, रात्रि के 12 बजे किसी एकांत स्थान पर कोई बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं रात्रि के 12 बजे किसी स्थान पर? उनके साथ उन पर कोई हमला भी कर सकता है। वहाँ पर पुलिस ने उनको ज़रूर अवेयर किया कि भाई आप इस तरीके से नहीं बैठेंगे, आप जाइए, रात्रि में सड़क पे इस तरीके से नहीं टहलेंगे, उसका एक समय होगा। सुरक्षा के प्रति अवेयर करना पुलिस का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, और शासन का भी इसके बारे में अवगत कराना दायित्व है। हम लोगों ने उसको किया। हाँ, इस बारे में इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार आपसी सहमति से कौन क्या कर रहा है, ये दोनों का अपना मामला है। लेकिन अगर उसके कारण कानून व्यवस्था और सुरक्षा के सामने कोई भीषण संकट आता है, तो सरकार फिर इस मामले में हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकती है, और सरकार उस दिशा में। So you are not against inter-religious marriages? देखिए, अगर कोई आपसी सहमति से करता है तो दोनों तरफ से कोई भी कर सकता है, तब तो दूसरे पक्ष को भी विरोध नहीं करना चाहिए। अगर एक पक्ष विरोध नहीं कर रहा तो दूसरे पक्ष को भी अपनी सहमति दे देनी चाहिए। थर्ड पॉलिसी जो थी आपकी, सबको took everyone by surprise, योगी जी, was your decision to dissolve the Shia Sunni Waqf Board। 15 जून को आपने डिसॉल्व कर दिया। अब अप्रैल 19 तारीख को सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने रेकमेंड किया था डिसोल्यूशन ऑफ द वक्फ बोर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्शन। पर योगी जी, कई लोग ये कहते हैं कि आपका जो डिसीजन था बहुत जल्द था, बहुत क्विक था। देखिए, और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ही सिफारिश पर उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा है, और उसकी सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी सिफारिश स्टेट गवर्नमेंट पहले ही कर चुकी है। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपके गवर्नमेंट के डिसोल्यूशन ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर दिया और कहा कि जो ये डिसोल्यूशन हुआ, वो जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। अपॉर्चुनिटी देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, ये भी यथा समय कार्रवाई होगी। विल योगी आदित्यनाथ फाइट अ बैटल विद द कोर्ट्स ऑन दिस? क्या जुडिशरी और योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के खिलाफ कोई टकराव होगा इसको लेकर? ये टकराव नहीं है। कोर्ट ने जिन मुद्दों को उठाया है, मुझे लगता है कि प्रशासन उसको फॉलो कर रहा है और उसके अनुसार कार्रवाई कर रहा है। Some of your critics say it is an anti-Muslim move. ये एंटी मुस्लिम मूव नहीं है। अगर सेंट्रल वक्फ बोर्ड स्वयं इस बात को कह रहा है, तो मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बेची गई है। कहाँ गई है वो संपत्ति, उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्वयं इस बारे में सिफारिश की है, तो हम लोगों ने सिफारिश को सीबीआई के लिए रिफर किया है। आपने कभी सोचा, अगले इशू पे जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी सोचा कि योगी जी, मैं अभी मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल डिसीजंस नहीं लेता हूँ, 1 साल तक आई विल बी नॉन कंट्रोवर्शियल,
I have seen all these decisions, whether it is anti-Romeo squad, whether it is the illegal slaughterhouse or the Waqf board. These are all controversial decisions. Why didn't you go for a more non-controversial approach in your first 100 days? आपने केवल 3 ही बताए हैं, और भी बताइए ना। और तो बहुत है, और बहुत बताइए ना, मैं वही मगर आप चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी अवॉइड नहीं करते हैं। मैं किसी मैं ऐसा नहीं है, मैं तो उन फैसलों को करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। हमने स्टेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है वो आपके एजेंडे में नहीं है। हम जो अन्य डेवलपमेंट की स्कीम लेकर के आए हैं वो आपके एजेंडे में नहीं है। इसका मतलब आप स्वयं उन कंट्रोवर्शियल इश्यूज को ही चूज करना चाहते हैं। आप डेवलपमेंट आपके एजेंडे में का हिस्सा नहीं। डेवलपमेंट तो बिल्कुल है, और आपने डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम किया है, और द गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्प यू, ये फोकस तो है। बट योगी जी, आप भी मानेंगे दैट यू आर अ वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स टुडे, एंड हेंस आपके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं बहुत ही फोकस में रहेंगे। क्या मैं आपको, कैन आई कंटिन्यू विद माई लाइन ऑफ क्वेश्चन? बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये है मुख्यमंत्री जी, राम जन्मभूमि मूवमेंट को लेकर कई ओकेजन्स में आपने कहा है कि राम मंदिर बनेगी। आपने जून में कहा है, फरवरी में कहा है। एक एक्सपेक्टेशन है कि राम मंदिर आपके मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए राम मंदिर बनेगी। सवाल ये है, जिन लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है, क्या उनका एक्सपेक्टेशन सही है? देखिए, एक्सपेक्टेशन कोई गलत नहीं होता लोगों का, अच्छा है अगर लोगों की इस प्रकार की आस्था है, उनकी इस प्रकार की अपेक्षा है। लेकिन प्रदेश सरकार इसमें कहीं पार्टी नहीं है। मैंने अयोध्या में गया था और मैंने अयोध्या में इस बारे में स्पष्ट कहा है लोगों से कि आपसी सहमति से आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। राज्य सरकार के स्तर पर इस मामले में क्या हो सकता है, राज्य सरकार इस मामले में फिर आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आप पहले दोनों पक्ष बैठ करके किसी एक निष्कर्ष पर तो पहुंचिए। इस पर थोड़ा सा मेरा आपसे पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूं तो आपने 2015 में एक 2 डे सेंट कन्वेंशन, संत समुदाय की कन्वेंशन हुई थी हरिद्वार में। वहाँ पे आपने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जो एनडीए की सरकार है सेंटर में, और संत समुदाय जो है, दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the construction of the Ram temple, and you also called upon people to extend their support. आपने कहा everybody should support to avoid the delay in the construction of the Ram temple. फीलिंग है कहीं पे कि आप जो कोर्ट्स की अथॉरिटी है उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। जब आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आपसी सहमति से कोई रास्ता निकालिए, और मुझे लगता है अगर आपसी सहमति से कोई रास्ता निकल सकता है, इससे अच्छा कुछ और हो सकता है क्या? हम भी उसी बात को कह रहे हैं कि आप दोनों पक्ष बैठें, बैठ करके कहीं कोई समस्या आ रही तो हमें बताइए। लेकिन अगर दोनों पक्ष बैठेंगे नहीं तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट उसमें जो डिसीजन लेगा फिर दोनों पक्षों को के लिए बाध्यकारी होगा। और न्यायालय ने तो इस संबंध में बहुत स्वागत योग्य इस संबंध में कदम उठाया है। स्वयं चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इस बारे में कहा गया कि दोनों पक्ष बैठ करके इसका समाधान निकालें तो अच्छा होगा, और हम इसका स्वागत करते हैं। और हमने इसीलिए अयोध्या में भी इस बात को कहा कि दोनों पक्षों को बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए। 1 महीने पहले आपने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या शुड बी बाय कंसेंसस, यानी कि सर्वसम्मति की बात आप हमेशा कहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट तो मैटर को हियर कर रही है, तो इसमें सर्वसम्मति नहीं, कोर्ट्स की सम्मति से जो होगा होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट के संभवतः अभी चीफ जस्टिस के हाल ही में दिए गए बयान को आपने उद्धृत नहीं किया है। आप उसको पढ़े होते तो संभवतः चीज़ें क्लियर हो गई होती। जी नहीं, मैंने पढ़ा है, और मई 21 मैं थोड़ा रिसर्च करके आता हूँ। इसीलिए मार्च में आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते फिर। नहीं, मार्च में कोर्ट ने कहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर हो तो अच्छा है। अच्छा है, मगर क्या ये संभव है? हाँ, क्यों नहीं, क्या चीज़ असंभव है? असंभव क्या है? हर चीज़ संभव है, और संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस पर आपका क्या रोल होगा? हमने कहा पहले दोनों पक्ष बैठे ना, दोनों पक्ष बैठेंगे कोई एक रास्ता निकलेगा, उसके बाद फिर हमें अप्रोच करेंगे, हम इस दिशा में सोचेंगे। क्या आप इस पर रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना रोल इसमें, आप अभी अपना रोल क्या होगा? अभी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, राज्य सरकार कहीं कोई पार्टी नहीं है। 2 पक्ष हैं, वे 2 पक्ष आपस में बातचीत से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जी, तो
कहीं ना कहीं बात हम लोगों के सामने आएगी, हम लोग उस पर विचार करके समस्या का समाधान अगर हो जाता है तो एक पॉजिटिव रोल हम लोग उसमें अदा कर सकते हैं। 20 जून को, एक हफ्ते पहले, विश्व हिंदू परिषद ने बड़े बड़े ट्रक्स में पत्थर लाना उन्होंने शुरू कर दिया है, ये रिपोर्ट किया गया है। और ये फीलिंग है योगी जी की मैटर सब जुडिस है, टाइटल जो है लैंड की अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, मगर आप कहीं ना कहीं फीलिंग है कि ये इस सब का आपका अप्रूवल है कि आप विश्व हिंदू परिषद को पत्थर लाने दे रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, एक तरह से देखिए, प्रेशर बन रहा है। पत्थर उस भूमि पे नहीं है जिसका मामला कोर्ट में है। पत्थर कारसेवकपुरम में जा रहे होंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कारसेवकपुरम अलग है, राम जन्मभूमि अलग है। अगर कारसेवकपुरम में कोई पत्थर आ रहे हैं तो उसको राज्य सरकार को रोकना नहीं चाहिए और राज्य सरकार के उसका हिस्सा नहीं। मामला सब जुडिस है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए जहाँ रामलला विराजमान हैं उस वहाँ पर उस भूमि को न्यायालय राम जन्मभूमि भी कह चुकी है। तो ये जो पत्थर आ रहे हैं आपके अप्रूवल से आ रहे हैं कि डिसअप्रूवल से? नहीं, मैंने क्या कहा, इसके लिए अप्रूवल की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कारसेवकपुरम में पत्थर आ रहा है, मुझे लगता है कि इसके लिए किसी प्रकार की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ को रोकने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर कानून व्यवस्था के उस पर कहीं कोई आड़े नहीं आता है तो हमें उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, ना हमें करना चाहिए। अब आपको 30 मई को जब ये कोर्ट हियरिंग हुई, सारे टीवी कैमरास इधर में लखनऊ में फोकस में थे, आडवाणी जी थे, उमा भारती जी थे, जितने आपके सीनियर लीडर्स, आई थिंक मुरली मनोहर जोशी, दालमिया जी, सब थे इधर। योगी जी, अगर सच बोला जाए, बहुत लोग चौंक गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे जब आप खुद, आपके पर्सनल रिलेशंस हैं और होंगे, 20-30 सालों से होंगे आपके, आप भी सार्वजनिक जीवन में रह चुके इतने सालों से, मगर आप जब वहाँ पे गए और गेस्ट हाउस में आप सबसे मिले, कोर्ट में कोर्ट में वो जाने से पहले, तो आपके जो क्रिटिक्स हैं, और हर वक्त मैं क्रिटिक्स की बात करता हूँ, कई क्रिटिक्स हैं आपके, तो वो कह रहे थे कि वाई शुड अ चीफ मिनिस्टर गिव अ सेंड ऑफ टू पीपल हु आर गोइंग टू मेक अ कोर्ट अपीयरेंस। आप, यू आर शोइंग सॉलिडेरिटी, आप वहाँ पे, अब व्हाट्स द राइट हिंदी वर्ड फॉर सॉलिडेरिटी, वो नहीं, क्यों नहीं भाई, आपको जाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे? आप क्यों नहीं जाऊंगा? चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? क्यों नहीं जाऊंगा? आडवाणी जी आए, जोशी जी आए, उमा भारती जी आए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के या इस देश का कोई महत्वपूर्ण नेता है, क्या मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता हूं? क्यों नहीं मैं उनसे मिल सकता हूं? आप मिल नहीं रहे थे, आप एक मैसेज दे रहे थे। नहीं, मैसेज नहीं दे रहा था मैं, ये आपका सोच हो सकता है, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए गया था और उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए गया था। नहीं, आप बिल्कुल, मगर आप मुख्यमंत्री हैं स्टेट के। भाई, मुख्यमंत्री एक आदमी है ना जी, और एक आदमी के रूप में मैं वहाँ पे गया था। स्टेट की तरफ से उनकी सुरक्षा देखना, कहीं कोई असुविधा न हो इस बारे में ये भी चेक करना मेरा दायित्व था, और मैं इसलिए गया भी था, और उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना भी था। जो मेरा सेंस है और जो मेरा ओपिनियन है इस पर, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। फीलिंग है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दिया है कि इस केस में, राम जन्मभूमि केस में, ही इज़ फुल्ली विद ऑल ऑफ देम, all of those who are accused of criminal conspiracy, and in his term as chief minister he will work towards the construction of a Ram temple. क्यों नहीं भाई, आपकी सोच हो सकती है, अच्छी बात है। क्या मेरी सोच गलत है? नहीं, आपकी सोच को कौन गलत बोल रहा है? कौन गलत बोल सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि जन भावनाओं को आप अनदेखी नहीं कर सकते, बहुत समय तक अनदेखी नहीं किया जा सकता है। जो सच है वो सच होकर रहेगा। और जन भावनाओं के बारे में आप, मतलब जन भावना के से आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब ये आप स्वयं सोच सकते हैं। राम मंदिर को लेकर जिस आपकी जो भी आपकी सोच होगी उसको उसके अनुसार उसका निर्णय कर सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, फिर आप उस पर रुक गए एकदम। मुझे लग, सी देयर आर टू साइड्स ऑफ योगी आदित्यनाथ, वन इज द पॉलिटिशियन एंड वन इज द चीफ मिनिस्टर।
इन दोनों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना कोई कितना अपने contradiction आप, नहीं क्या है। आपको कभी कभी लगता है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है एज अ पॉलिटिशियन, बिकॉज आई हैव सीन यू एज अ पॉलिटिशियन, यू आर अ वेरी फायरी पॉलिटिशियन, और आपको पता है योगी जी, मैंने खुद कई बार देखिए मैं शुरू से ही आपके स्वयं की बातों में, स्वयं के आपके द्वारा जो प्रश्न मुझसे कहे जा रहे हैं उनका कंट्राडिक्शन भी मैं आपके ही मुंह से सुन रहा हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इज देयर अ डिफरेंट साइड टू योगी आदित्यनाथ द पॉलिटिशियन एंड योगी आदित्यनाथ द चीफ मिनिस्टर? देखिए, मैं प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के हित में जो होगा उस प्रकार का कदम उठा रहा हूं और उस प्रकार का कदम उठाऊंगा। जी, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपको पूछना चाहूँगा, जो आपका प्राइमरी इशू है। बिल्कुल। और आपने अपने डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपने 23 मार्च को कहा था कि रूल ऑफ लॉ विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, वो इन इश्यूज़ पर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि बड़े बड़े क्राइम के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कई लोग हैं, कई ग्रुप्स हैं जो खुद योगी आदित्यनाथ के करीबी ग्रुप्स हैं, हिंदू वाहिनी ग्रुप है, उनको योगी आदित्यनाथ जी कंट्रोल नहीं करते। इस पर आपका मैं रिस्पॉन्स चाहूँगा। देखिए, प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा, ये मैं हमेशा इस बात को लेकर के पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ, और उसमें कोई भी होगा अगर वह कानून को हाथ में ले रहा है तो कानून फिर उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा जिस प्रकार से वह कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोई भी मतलब कोई भी आपके हिंदू युवा कोई वाहिनी के भी हो तो कोई भी हो भैया, इसमें हमने किसी के बारे में छोड़ा ही नहीं। इस बारे में प्रदेश के अंदर कानून को हाथ में उठाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बख्शने का कोई मतलब नहीं होता। एक दूसरा, ये बिगड़ी हुई व्यवस्था विरासत में सपा और बसपा ने ही हमें दी है। पहले अपराध होता था लेकिन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। आज अगर कोई अपराध कर रहा है तो फिर उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है, ये हर व्यक्ति देख रहा है। पुलिस इस दौरान लगभग सभी मामलों को वर्कआउट की है, सभी मामलों का पर्दाफाश हुआ है और अपराधी जेल के अंदर हैं। किसी भी एक घटना को आप देखेंगे, हर मामले में कार्रवाई हुई है, सख्ती के साथ कार्रवाई हुई है, और किसी को भी बख्शने का कार्य, यानी ये नहीं हुआ है कि फलाने से जुड़ा हुआ व्यक्ति फलाने से, अपराधी है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करो। तो मायावती जी कहती हैं कि सहारनपुर के जो राइट्स हुए उस पर भारतीय जनता पार्टी शांति नहीं चाहती थी वहाँ पे, और कहती है कि वो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुर और दलित समुदाय के बीच में जो राइट्स हो रहे थे उस पर उनको ज़्यादा इंटरवीन करना चाहिए था, मगर उन्होंने वहाँ पे जो राइट्स हुए होने दिया। उन्होंने देखिए 23 मई को उन्होंने ये कहा पहली बार हुआ है कि जब प्रदेश के अंदर किसी सरकार के आने के बाद 100 दिन के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। पहली बार हुआ है। एक जातीय दंगा करने की शरारत हुई थी, लेकिन प्रदेश की पुलिस ने उसको समय रहते रोका भी। आपने सहारनपुर के बारे में आप मैं सहारनपुर की बात कर रहा हूं। मायावती जी अगर वहां नहीं जाती तो संभवतः वह विवाद आगे बढ़ता भी नहीं, और इसीलिए वहां के डीएम और एसएसपी को हम लोगों ने सस्पेंड भी किया, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती। मायावती जी के कार्यक्रम को वहां नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि वहां माहौल तनावपूर्ण था। अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण हम उनको पहले ही अवेयर कर चुके थे कि भाई इस प्रकार का निर्णय तुम्हारे लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, तुम्हें इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, शासन को एक बार विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन जब निर्णय ले चुके हो तो फिर कहीं भी कानून के साथ कहीं खिलवाड़ होगा तो फिर तुम लोग उसके प्रति जवाबदेह होंगे। लेकिन अगर मायावती जी नहीं जाती तो संभवतः सहारनपुर का ये दंगा जातीय संघर्ष नहीं होता। जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में बहुजन समाजवादी पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों की भूमिका सामने आई है। तो ये वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका कि पिछले 100 दिनों में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी बड़ी घटना नहीं हुई है। मगर मायावती जी कहती हैं कि जो ये वहाँ हुआ है सहारनपुर में, वहाँ पे आपके अपने पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राम राघव लखनपाल जी, उनका हाथ है इसमें। देखिए, उनका इससे कोई संबंध नहीं। राघव लखनपाल जी का जो मामला आया था वह
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा के मुद्दे को लेकर के था, वो उसका इस विवाद से कोई संबंध नहीं, ये विवाद बात का विवाद है। राघव लखन पाल जो माननीय सांसद हैं, उनका मामला 20 अप्रैल का मामला था और ये घटनाएं आगे घटित हुई हैं 9 मई से लेकर के और आगे मायावती जी के कार्यक्रम तक ये चीज़ें बनती रहीं। वहाँ का विभत्स स्वरूप तब आया जब मायावती जी वहाँ जाकर के इनके लोगों ने फिर वहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया। और आज सहारनपुर की घटना के लिए जिम्मेदार जितने भी तत्व थे, ये सब के सब जेल के अंदर हैं। कभी कार्रवाई हुई इतनी जल्दी? अपराधी कोई भी हो, कार्रवाई की गई है, बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की गई। एक मैसेज दे दिया गया है कि अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया तो सरकार छोड़ेगी नहीं। प्रोवोक करने के कोशिश तो हमेशा होंगे, उकसाने की कोशिश। आज ही आप पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, आजम खान ने स्टेटमेंट दिया है वहाँ पे इंडियन आर्मी के बारे में, हर तरह के कमेंट्स हो रहे हैं। प्रोवोक करने की कोशिश तो हर बार होगी, मगर आप कह रहे हैं हिंदू ग्रुप हो, मुस्लिम ग्रुप हो, कोई भी समुदाय के ग्रुप, आप वही सख्ती से सबके साथ कार्रवाई हो रही है, एकदम समान रूप से कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। योगी जी, एक कमेंट है आपके, अभी आपके कई सारे कमेंट्स और साउंड बाइट्स हमेशा हेडलाइंस में आते रहते हैं, और क्योंकि आपको लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, योर इमर्जिंग नेशनल लीडर। एक कमेंट आया था 17 जून को, पीपल वांट टू नो योर व्यूज ऑन इंडियाज कल्चरल हिस्ट्री, आर यू ओनली लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री थ्रू अ हिंदू लेंस। 17 जून को आपने स्टेटमेंट दी थी। अब आप ये मत कहिए कि आप डेवलपमेंट एजेंडा पे पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके दूसरे कमेंट्स भी तो काफ़ी न्यूज़ वर्दी हैं। आपने कहा कि ताजमहल डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर। आई वुड से वेदर इट इज ताजमहल और गोल्डन टेम्पल और कुतुब मीनार और तिरुपति, एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर। क्यों नहीं? व्हाई डिड यू से दैट ताजमहल डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर? हमने ये नहीं कहा कि आपने अगर उस चीज़ को सुना होता, हमने इस बात, मेरा जो वक्तव्य था वो इस मुद्दे को लेकर के था कि इससे पहले भारत की पहचान ताजमहल से की जाती थी जी। हम उस पहचान को श्रीमद् भगवत गीता तक लेके गए हैं, उसको रामायण तक लेकर के गए हैं जी। तो रामायण की तुलना और श्रीमद् भगवत गीता को अगर आप ताजमहल के समकक्ष रखना चाहते हैं तो मुझे अफसोस है। क्या आपके व्यूज, हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? इस भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, इस भारत की पहचान वेदों से हो सकती है, इस भारत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता से हो सकती है, पुराणों से हो सकती है, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की उपासना विधियों से हो सकती है। लेकिन अगर आप भारत की पहचान को केवल ताजमहल से जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं इस संकीर्णता से उभरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं उसके दायरे में नहीं कहता। अगर मैं कहूं कि भारत की पहचान रामायण से भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कामाख्या मंदिर से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्वर्ण मंदिर से हो सकती है, कुतुब मीनार और ताजमहल से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ताजमहल से भी हो सकती है। केवल ताजमहल तक सीमित कर दिया गया था। किसने किया था? ये किसने किया था ये हर व्यक्ति जानता है। इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट थे, उन्होंने इस कार्य को किया था, इस प्रकार की स्थिति पैदा की थी, भारत की वास्तविक उस पहचान को छुपाने का प्रयास किया था जो भारत को भारत बनाए रखता है, जो भारत को दुनिया के सामने एक प्रस्तुत करता कि वास्तव में भारत क्या है। लेकिन उन्होंने ताजमहल तक सीमित करके रख दिया था। उस पहचान के संबंध में मेरा वो जी। आपने हिंदू राष्ट्र के बारे में ईटा में 2005 में एक स्टेटमेंट दिया था और मैं आपको कोट करूंगा। आपने कहा था, आई विल नॉट स्टॉप, अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, आई विल नॉट स्टॉप टिल आई टर्न यूपी एंड इंडिया इनटू अ हिंदू राष्ट्र। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उत्तर प्रदेश और भारत हिंदू राष्ट्र ना हो जाए। What the nation wants to know, योगी जी, do you still hold the same views? क्या आज भी आपके व्यूज वही हैं? भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान भी है ना जी। आप हिंदुस्तान हटा देंगे? जी। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? मगर हिंदू राष्ट्र जब आप कहते हैं, हिंदुस्तान का मतलब क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान नाम मैंने तो नहीं दिया है। हिंदुस्तान इज नॉट ओनली फॉर हिंदूज। नहीं, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान तो मैंने नाम नहीं दिया है। और हिंदुस्तान का मतलब
हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र का मतलब भी केवल हिंदू नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि आई विल नॉट स्टॉप टिल आई टर्न यूपी एंड इंडिया इनटू अ हिंदू राष्ट्र, यू डू नॉट मीन इट विल नॉट बी अ सेक्युलर स्टेट। दैट इज नॉट व्हाट यू आर सेइंग। मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन है? अगर सेकुलर की आपकी परिभाषा क्या है, मुझे लगता है उसको आप डिफाइन करते ज़्यादा बेहतर होता। एक दूसरा, अगर हिंदू और सेकुलर का मतलब सर्वधर्म संभाव है, तो हिंदू से बड़ा सेकुलर कोई नहीं। और अगर सेकुलर का मतलब आपका केवल भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के महापुरुषों को गाली देना है, तो मुझे लगता है ऐसे सेकुलरिज्म की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। वो एक्सट्रीम आपने पूछा मुझसे, तो मैं आपको इसीलिए मैं आपने कहा आप अपना पोजीशन ऑन सेक्युलरिज्म बताइए, तो मैं कहूँगा फॉर मी सेक्युलरिज्म इज equality for all religions, no appeasement of any religion, बिल्कुल, and no discrimination against any religion either. That is my understanding. क्या ये हुआ है? क्या सेकुलरिज्म की इस परिभाषा के अंतर्गत भारत के अंदर क्या मत मजहब के आधार पर या उपासना विधि के आधार पर भेदभाव न होने की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये हुआ है? क्या नहीं, मगर आप उस पर विश्वास या क्या सेकुलरिस्टों ने कभी इसको किया? इस देश के अंदर सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो अपने को कहते हैं, क्या उन्होंने क्या इसको कहा? सेकुलरिज्म को उन्होंने केवल तुष्टीकरण का एक पोषक बना दिया था, एक मजहब विशेष के तुष्टीकरण का एक यंत्र बना दिया था। क्या यही सेकुलरिज्म होना चाहिए? नहीं। मुझे लगता है सेकुलरिज्म वास्तव में मन, वचन और कर्म से उन भावों को अंगीकार करें जो वास्तव में होना चाहिए था। इन्होंने सेकुलरिज्म को एक विकृत भाव के रूप में प्रस्तुत किया, जो भारत के अंदर भेदभाव का पर्याय बन गया, और मुझे लगता है हम इसको कंडेम करते हैं, इसको नहीं स्वीकार कर सकते। बियॉन्ड बीइंग यू उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, आप रिसेंटली बिहार गए। आपकी एक सिग्निफिकेंस है इन द बीजेपी। योगी जी, आपने वहाँ पे आपने डिनर डिप्लोमेसी के बारे में बात की थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में, तो आपने कहा था कि आप यू विल फाइट फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट in Bihar. Can you explain your views on that? नहीं, मैं आपका वो समझ नहीं पाया हूँ क्या है। नहीं, आपने वहाँ पे कहा था कि what has Nitish done? Why is Nitish Kumar not talking about triple talaq? ठीक तो बात है। मैंने ठीक है। We don't differentiate on the basis of religion or caste. We will ensure BJP government in Bihar in 2020. Do you see your role going beyond UP? देखिए, हमने कहा, जो मैंने वहाँ बिहार में कहा स्पष्ट कह दिया था मैंने बिहार में। आज उसके बारे में प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे जो बिहार में कहना था मैंने कहा। पिछले 100 दिनों में 100 दिनों में आपने कंसिस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेज किया है। लोग ये जानना चाहेंगे कि 100 दिनों में आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कैसी है। कई लोग कंपैरिजंस भी ड्रॉ करते हैं वर्किंग स्टाइल में। कैन यू टेल जो लोग हमारे दर्शक हैं अभी देख रहे हैं कि आपकी पॉलिसी और डायरेक्शन कितनी गाइड होती है, प्रभावित होती है फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? देखिए, सरकार में हस्तक्षेप किसी का नहीं, लेकिन हाँ, सरकार को बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग, मैं स्वयं इस बारे में प्रधानमंत्री जी से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, देश के अन्य जो केंद्रीय मंत्रियों से भी मैं यहाँ बुलवा करके विभिन्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा जरूर करते हैं, उन मुद्दों पे राय लेते हैं। हमारी सरकार एक नई सरकार है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों को राय लेने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों को केंद्रीय सहायता की आवश्यकता भी पड़ती है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मार्गदर्शन लेता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मार्गदर्शन लेता हूँ, और सेंट्रल मिनिस्टर्स को भी यहाँ आमंत्रित करके, या नीति आयोग को भी हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया कि प्रदेश का समग्र विकास हो, इसके बारे में आप अपना हमें सुझाव दें। योगी आदित्य, पॉलिटिक्स को छोड़ के, ये सब छोड़ के, जी हाँ, सबके आपने बहुत लोगों को सरप्राइज किया है। जी हाँ, क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हैज एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स बट ही डज नॉट हैव टू मच एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस। नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे। मुझे पता नहीं, आप दिन में, लोग कहते हैं आप 18 घंटा काम करते हैं। इवन योर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स विल
विल नॉट क्वेश्चन योर वर्किंग स्टाइल, द अमाउंट यू वर्क, आपकी कमिटमेंट जो फार्मर्स इशू में है, जो आपने इतने बड़े लोन वेवर्स दिए हैं इस समय जितना फार्मर्स डिस्ट्रेस हुई है, 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको इस वक्त, दैट यू आर अ 24/7 चीफ मिनिस्टर। आपने गवर्नमेंट हॉलीडेज कट डाउन कर दिए हैं, लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है सरकार में आजकल। योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करते हुए एक नो टॉलरेंस अप्रोच है करप्शन के लिए, एंटी लैंड माफिया पे आपने काम किया है। ये सब तो आपके अचीवमेंट्स हैं। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है योगी जी? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड? आपने कहा कि आपने एक सिस्टम इनहेरिट की है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्षों में कार्य संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इस प्रदेश में व्यक्ति के लिए संस्थाओं को नष्ट किया गया। इस प्रदेश में यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए संस्थाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया। इस प्रदेश ने पिछले 15 वर्षों के दौरान अपने इस संस्थाओं को बलि दी गई परिवार के लिए और जाति के लिए। उस एक विकृत व्यवस्था से उभारना, एक नई कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर स्थापित करना, जो प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा सके, प्रदेश के पलायन को रोक सके, प्रदेश को एक नई दिशा में ले जा सकें, जहां उत्तर प्रदेश देश के उन विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके जहां पर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 18 से 20 घंटे की हम लोगों की मेहनत उसी दिशा में प्रदेश को ले जा रही है। आप कितने सालों के टाइम फ्रेम से काम कर रहे हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? अपने आप देखिए, क्या टारगेट दिया? देखिए, 2019 देखिए, या क्या? 2019 हम सबकी पहली परीक्षा होगी। 2019 बिल्कुल, यानी कि राष्ट्रीय चुनाव, देश के राष्ट्रीय चुनाव हम लोगों के पहली परीक्षा हमारी होगी। हम उसको ध्यान में रख करके अपनी योजना को बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। योगी जी, आपके अपने एम्बिशंस क्या हैं? आप पॉलिटिक्स में अभी, नाउ यू आर वेरी यंग, यू आर इन योर मिड 40s, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियंस एंड वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। जब आप मुख्यमंत्री बने, आपने कहा कि मैं अखिलेश से थोड़ा बड़ा और राहुल गांधी से थोड़ा उम्र में छोटा हूँ। यू हैव अ लॉन्ग पॉलिटिकल करियर अहेड ऑफ यू। व्हाट इज योर पॉलिटिकल एंड पर्सनल एम्बिशन? मैं सदैव के लिए राजनीति में करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ। आप ये क्यों कहते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है और मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, सेवा करने के इस उद्देश्य से आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं सेवा जितनी देर तक कर पा रहा हूँ पूरी मजबूती के साथ करूँ। बट व्हाई डू यू से यू आर नॉट अ फुल टाइम? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं पूरा समय राजनीति में रह करके और पूरा जीवन राजनीति के लिए वो कर दूँ। राजनीति को सेवा के एक साधन के रूप में हमने स्वीकार किया है और जो जिम्मेदारी मुझे दी है मजबूती से उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूँ। लेकिन ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। What do you see as your full time job? मैंने कहा ना, मेरा फुल टाइम जॉब वो है जो लोग मुझे देखते हैं। योगी जी, आई मस्ट थैंक यू। आपने बहुत खुलकर बात की और कई सारे इश्यूज पर बात की। I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. थैंक यू, धन्यवाद। You have had a very very good track record. और इस इंटरव्यू के माध्यम से लोग आपके एक दूसरे पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। जो आपने कहा यू आर नॉट इन अ फुल टाइम पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच योगी जी फॉर टॉकिंग टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर। थैंक यू।